हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। देखिए जो कल हमने जो टॉपिक किया था कवर, इससे पहले जो वीडियो भी था वो हमारे पास था सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ मास के लिए जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और कंटिन्यूस सिस्टम के लिए, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर मास सेपरेट है, एक मास 2 3 4 ऐसे रखे हैं, तो हमने सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पोजीशन फाइंड आउट की थी। क्या होगा, एक्स की, वाई की और जेड की। वो डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लेन में है, 3 डायमेंशन में। और अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले कितने आए थे। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/m एक्स डी एम। वाई की वैल्यू क्या थी, 1/M, ये कैपिटल एम और क्या थी y dm, और z की वैल्यू क्या थी, 1/M zdm। व्हाट इज स्मॉल x y एंड z। x y dm तो क्या है, स्मॉल मास एलिमेंट, और x क्या है, उसकी पोजीशन ऑन x एक्सिस। जो स्मॉल मास एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ना, उसकी पोजीशन x एक्सिस पे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सोल्व कर देंगे, खत्म। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, इसके ऊपर एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल नंबर 7.1, वही सोल्व करता हूँ। एग्जांपल है 7.1। देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ मासेस 100 ग्राम, 150 ग्राम, 2 ग्राम। ये है, तो ये आ गया हमारे पास 100 ग्राम, और ये ले लिया एक 100 ग्राम, 200 ग्राम, और ये है 150 ग्राम। ये दे रहा है ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.1 मीटर लॉन्ग, 0.1 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, हर एक साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की 0.5 मीटर, ये देखिए उसको। ठीक है, 0.5 मीटर ये देखिए। मैं इसको 1 मान लेता हूँ, लेट्स से 1 मीटर। वो कहता है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब मैं क्या करूंगा, एक मास को एक ओरिजिन पे पुट कर लेता हूं। ठीक है, एक मास की पोजीशन कहां पे ले लेता हूं कि भाई ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, लेट्स से। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालने में आसानी हो जाएगी, कोऑर्डिनेट निकालने में। तो मैंने कर दिया ये चीज पुट, ये और ये एक्स एक्सिस, और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब x एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट कितना हो, डिस्क्रीट का केस है, डिफरेंट है, तो x कितना आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये चीज पढ़ी हम लोगों ने। अब ये कहां से है कि x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 की वैल्यू पोजीशन ऑफ m1 ऑन x एक्सिस, पोजीशन ऑफ m2 ऑन x एक्सिस, पोजीशन ऑफ m3 ऑन x एक्सिस। वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं भाई, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर ग्राम में भी रहने दो, क्योंकि कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना है, 100 ग्राम, इनटू में x1 ओरिजिन पे है 0, प्लस में m2 की वैल्यू लेट्स से 150 कहां पर है, ये 1 मीटर लॉन्ग है, तो इनटू में 1, प्लस में m3 की वैल्यू 200 इनटू में x3। इसकी पोजीशन यहां पर कितनी है, ये कौन सा पॉइंट है, 0.5, तो इनटू में 0.5 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, 100 प्लस 200 प्लस 150, ये आएगा। सोल्व कर देंगे इसको, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 150, और ये 20 5 100 यानी कि 250 अपॉन में 2 3 4 4.5,
ये किस में आएगी, ग्राम में आएगी, और साथ में क्या आएगी यूनिट मीटर, और ये ग्राम में कैंसिल मीटर आ जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के 2 मीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग कितना आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 m1 m2 प्लस m3 ये आएगा। अब y एक्सिस के अलोंग हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि भाई y1 क्या है, ये y1 क्या है, पोजीशन ऑफ m1 ऑन y एक्सिस, पोजीशन ऑफ m2 अलोंग y एक्सिस, पोजीशन ऑफ y3 ऑन y एक्सिस। तो भाई ये हमारे पास m1 दिस इज आल्सो ऑन ओरिजिन, तो कितना आएगा 100 इनटू में 0 प्लस में m2 ये 150। अब 150 की y एक्सिस का अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लिखूं तो 0 1 लिखूंगा, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू 0 है, ये 1 x एक्सिस की 1 है, तो 150 इनटू में 0 प्लस में m3 कितना है 200 इनटू में y3, ये कितना है यहाँ। अब y एक्सिस पे पोजीशन, ये कितनी पोजीशन है, ये इसके इक्वल होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, दिस इज आल्सो 1 मीटर, दिस इज 0.5 हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर कह लो, एक इक्वल आएगा, यानी कि हम नाम देते हैं ए बी सी डी। सो सी डी का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर बता दूंगा तो स्क्वायर रूट आएगा। भाई इसमें से मैंने ये घटा दिया तो ये वैल्यू आ गई, तो कितना आएगा 1 माइनस 0.25 कितना आ जाएगा 0.75 का रूट, ये आ जाएगा। तो कितना आएगा 0.75 का रूट, ये पोजीशन आ गई उसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बना ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0.75 का रूट, और इनटू में 0.5 ये कोऑर्डिनेट है। y की वैल्यू यहाँ पे ये है, x की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और नीचे कितना आएगा वही 100 प्लस 150 प्लस 200। इसको सोल्व कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x के और y के। z का नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लेन में xy प्लेन में ही है सिर्फ हमारे पास सिस्टम, तो उसका निकाल दे, दैट इज द आंसर, खत्म। आपकी बुक में यहाँ पे 0.5 मैंने 1 मीटर लेके थोड़ा सोल्व कर दिया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.2 एग्जांपल देखिए। सेवन पॉइंट टू में क्या बताएंगे, उसने बोला है भाई फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना है भाई ये, लेट्स सो ए बी सी, इसका सेंटर ऑफ मास पूछो, उसने कुछ नहीं दिया। अब भाई मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इस साइड से ऐसे। ये हर एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास उसके मिड में होगा, हर एक स्ट्रिप का, हर एक स्ट्रिप का, ये एक स्ट्रिप है ना ये वाली, इसका सेंटर ऑफ मास मिड में होगा। इसको मैंने मिला दिया, सभी सेंटर ऑफ मास को ऐसे मिला दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं उनको मैं, इस तरह से, और इसका सेंटर ऑफ मास, सभी के सेंटर ऑफ मास को मिड में मिला दिया मैंने। लेट्स सपोज पहले वाले का ये था, दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये, चौथा पांचवा और ये इस तरह से मिला दिया। और इसी तरह से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इस तरह से, इस एंगल के अलोंग, और इसका सेंटर ऑफ मास हमने ये मिला दिए सारे ही,
यानी कि ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन है ये तीनों जहां पर कट कर रही हैं वो क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, और वही क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास। हमने क्या किया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करके सभी सेंटर ऑफ मास को हर एक कॉर्नर कह रहा हूँ लाइन खींच के जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर सेंट्रोइड आता है, और सेंट्रोइड का हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। ये हमारा आंसर आ गया, सेंट्रोइड को इसका खत्म। एक और क्वेश्चन देखिए इसी में ही, इसमें क्या कह रहा है, एल शेप का कोई भी एल शेप का क्या है, एल शेप का लेमिना है, ठीक है। लेमिना समझते हैं ना, सॉलिड है पूरा, होलो नहीं है, ठीक है, जिसमें क्या है पूरा सॉलिड है, ठीक है। जैसे कि इस बोर्ड को ट्रायंगल शेप में काट लूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, लेमिना। ट्रायंगल खाली बाउंड्रीज की फॉर्म में ट्रायंगल कह सकते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर फ्रेम हो सकता है, फ्रेम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लेमिना उसकी सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डिफरेंस सर्कल और डिस्क में है सेम वही ट्रायंगल और ट्रायंगल और लेमिना में। देखिए 7.3 है, सोल्व प्रॉब्लम ही है। क्या कह रहा है कि ये है हमारे पास है, ये एल शेप का लेमिना है, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या दी है उसने, ये दिया है 0 2, ओके, ये दिया है उसने 1 2, ओके, ये दिया है 1 1, और ये दिया है 2 1, ये दिया है 2 0, और ये दिया है 0 0, ठीक है। ये है इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है उसने, और लेमिना का जो टोटल मास है इसका, मास ऑफ लेमिना इज 3 kg, ये दिया उसने। हम क्या करेंगे, इस लेमिना को मैं इक्वल 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्योंकि 3 kg मास है, मैं 3 में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, 3 kg मास है, तो मैं क्या करता हूं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं 1 1 kg की। तो कैसे किया मैंने, ये कर दिया ये, और एक जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास ये कह दिया, लेट्स से C1 C2 और C3, ठीक है। अब C1 C2 C3 एक पूरी बॉडी लेमिना को मैं एक पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। सिचुएशन क्या रहेगी मेरे पास कि 3 पार्टिकल है मेरे पास, M1 M2 M3 जो यहां पर है, एंड दैट इज आल्सो 1 kg, दैट इज आल्सो 1 kg, दैट इज आल्सो 1 kg, क्योंकि 3 में मैंने 3 में डिवाइड कर दिया, 3 kg था, 1 kg का रह गया। तो हमारे पास x, वही फॉर्मूला, x कितना आएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ जाएगा। क्या किया मैंने, M1 की वैल्यू, तीनों M1 M2 M3 1 1 kg है, बिकॉज दिस इज आल्सो 3 kg, तो कितना आएगा 1 x1, पहले जो पार्टिकल की पोजीशन है x एक्सिस पे, ये पोजीशन है, ये टोटल 2 थी तो मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दिस इज 0.5, दिस इज 1 1.5 एंड दिस इज 2, तो कितनी आएगी 0.5, प्लस में M2 इज आल्सो 1, x2 M2 की पोजीशन यहाँ पे 1.5, प्लस में M3, ये रहा M3 की 0.5 पे 1 into 0.5, 1 plus 1 plus 1 कितना आ जाएगा, ये 0.5, ये 1.5, ये 0.5, कितना आएगा 0.5 0.5 1, और ये 1.5 2.5 by 3, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट। इसी तरह y का निकाल दो, कितना आएगा m1 x1 सॉरी y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और कितना आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 1 इनटू में इस पार्टिकल की पोजीशन ऑन y एक्सिस, तो दिस इज आल्सो 0.5,
कितनी आएगी 0.5 प्लस में m2 इज ऑल्सो 1 y2 ये पार्टिकल इसकी कितनी है ऑल्सो 0.5 ये देखो इस C2 पार्टिकल की है प्लस में m3 कितना है m3 1 इनटू में y3 इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे 1.5 क्योंकि ये 1 होगा तो इनटू में 1.5 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0.5 ये 0.5 ये 1.5 ये वही 2.5 बाई 3 आ जाएगा 2.5 बाई 3 ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है पता 2.5 इसको सोल्व कर सकते हैं बाकी वो किसी भी फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं डेसिमल को यहाँ से हटाता हूँ तो नीचे 30 तो 5 5 25 और 5 6 30 तो 5 5 6 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो यानी कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 बाई 6 इंटू 5 बाई 6 पोजीशन ऑफ CM सेंटर ऑफ मास ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है देखिए ये हम इस तरह से हमें क्वेश्चन करने इसके बाद क्या आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बाद क्या आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स और मोमेंटम वगैरह ये सब निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए कैसे निकालेंगे भाई। हमने क्या कह दिया कि एक बॉडी कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल बॉडी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो जो सेंटर ऑफ मास की जो इक्वेशन आई थी हमारे पास वो ये आई थी। इससे पहले जो वाली वीडियो थी उसमें हमने ये बताया था mr इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 mn rn। बोले सर ये कहां से आया। r1 इज द पोजीशन वेक्टर। r1 की वैल्यू थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 जिसका मास m1 है। पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 जो पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m1 उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि एक 3 डायमेंशन में ये है। सेम ऐसे r2 क्या है m2 का पोजीशन वेक्टर m3 का। तो सेंटर ऑफ मास कितना आया था हमारे पास ये टोटल मास ऑफ बॉडी और ये r क्या है r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। r क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ CM सेंटर ऑफ मास इसका ये आ गया। ठीक है तो इस तरह से ये हमने पहले भी लिखा इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा रिकैप करा दे। सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन ये आती थी यहाँ से r की वैल्यू निकालते नीचे सारे के m आता है दैट m इज इक्वल टू कैपिटल M किसके इक्वल है m1 प्लस m2 प्लस m3 mn क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होगा सभी का मास मैंने जोड़ दिया वो मास ऑफ द बॉडी के इक्वल आ गया। अब मैं क्या करता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 इसको क्या करता हूं डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट। देखिए m तो कांस्टेंट है टाइम के साथ उसका मास चेंज नहीं होगा कितना आएगा dr बाई dt इज इक्वल टू m1 dr1 बाई dt प्लस में m2 dr2 बाई dt
and mn drn by dt, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, dr1, सॉरी dr by dt, dr1 by dt। ये r1 r2 क्या थे, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन वैल्यू उसकी कितनी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज दिस, ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, mv कैपिटल V इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 और mn, ये n है यहाँ पे, vn। v1 is the velocity of first particle, v2 is the second velocity of second particle, third की, n की, and v is the velocity of center of mass। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं, कितना आया, m1 v1 प्लस m2 v2 mn vn is capital N, velocity of center of mass, velocity of cm, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर। ठीक है, दैट इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं एक बार सारे को रब कर रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं इसको सेपरेट करके। ठीक है, इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूं यहां पे, और फिर इसको दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं। देखिए, देखो क्या है हमारे पास, mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 mn vn, m1 प्लस m2 और mn, ये चलता है प्लस। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिफरेंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी, ये इक्वेशन आई हमारे पास, ये m1 v1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशन थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे, कितना आ जाएगा, कैपिटल M विल नॉट चेंज, वेलोसिटी के बाद मास थोड़ा ना चेंज होगा, उसका मूव कर रहा है। तो d कैपिटल V बाई dt इज इक्वल टू m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt mn dvn बाई dt, ये आएगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन, एंड आई विल राइट दिस ma, that is capital A. Capital A is representing the acceleration of center of mass. What is this, acceleration of center of mass is equal to, this is the mass of particle 1 m1, and this is the change in velocity of particle 1 with respect to time। पार्टिकल जो था फर्स्ट पार्टिकल, इसका मास m1 था, उसकी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल m1 प्लस m2 लाइक दिस a2 and mn an। Here we can find out the acceleration of the center of mass, a is equal to m1 a1 plus m2 a2 and mn an, and we can write here the capital M here, that is the acceleration of cm, center of mass, acceleration
of center of mass, ये आ जाएगा. Okay, and if I will write according to Newton's second law, according to Newton's second law, what is this? So according to the second law, F is equal to ma. We write this. So what is this? This is the force. F is equal to ma, and force on center of mass. What is the force? Force on center of mass. ये आ गया हमारे पास F is equal to ma. That is F1, that is F2, that is F3. But this force, if we are talking about the only one particle, then there is one force, external force on atomic. But if we are talking on the collection of particles, on the system of particles contained in a body, then we have two forces there. The total force will here F external plus F internal. This F is the sum of external force and internal forces. Internal force is external force which we applied on the body. External force which we applied on the body, and the internal force in a body. There are number of particles, say m1, m2, m3 and mn. They are exerting force on each other. And the whole force will be cancelled out. If a body contains the number of particles, if the system of particles, then the internal force will be cancelled out by each other. जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उनसे वो कैंसिल आउट कर देंगे. Then the internal force will be zero. Every time internal force will be zero. Then the F is equal to F external. Hence we can write F external is equal to capital MA. From this equation we can write there that the center of mass will be in motion only due to the effect of external force. Center of mass will be in motion only due to the effect of external force. External force. Center of mass will move only due to the external force, not internal force. There is no effect on the internal forces on the motion of the center of mass. Okay, let's say one example. एक example consider करते हैं हम लोग. How this is gonna happen? I'm rubbing all this. Okay, let's suppose a projectile is moving like this. Let's suppose we project a rocket and the fragments of that rocket is blast here, and the fragments of rocket are in this direction. That is the motion of, that is the path of their center of mass. Projectile path of center of mass. Center of mass, this is the trajectory of center of mass. If I am asking that what will be the path of center of mass, what will be the trajectory of center of mass after this
एक्सप्लोजन जो यहाँ पे हो गया है, तो फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये चीज, उसके बाद जो है वो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या रहेगा? तो मैं क्या कहूंगा कि सेंटर ऑफ मास का पाथ विल बी द सेम आफ्टर द फ्रेगमेंट, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर ब्लास्ट, path of center of mass CM will be same, why this is same? Because the fragments due to which forces this explosion occur, किन फोर्सेस के कारण ये अकर हुआ है? only due to the internal force के कारण ये जो फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट center of mass, the motion of center of mass is depend only the external force, and external force is the, let's say, projectile is move under only gravity, the gravity is the same, so the path of the projectile will be, path of the center of mass will be same. What we will write here? Same because the fragments explosion occur only due to internal force, but there is no effect on motion of center of mass by F internal पे डिपेंड ही नहीं करती उसकी मोशन, तो इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो इधर ही जाएगी। दैट इज द इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, इसको देखिए एक बार। ओके बच्चे, इसके बाद जो लीनियर मोमेंटम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। आज के लिए इतना ही कीजिए आप लोग, लीनियर मोमेंटम नेक्स्ट में।